नमस्कार। हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी शिमला एवं ठाकुर जगदेव चंद स्मृति शोध संस्थान नेरी द्वारा आयोजित महान सेना नायक जनरल जोरावर सिंह की जयंती पर आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों और श्रोताओं का स्वागत है। कार्यक्रम में आज हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा जी। आप सहायक आचार्य इतिहास नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्मारक राजकीय महाविद्यालय हमीरपुर में कार्यरत हैं। आपने अपनी प्रारंभिक शिक्षा सरकारी स्कूलों से प्राप्त की और राजकीय महाविद्यालय हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला और जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर से उच्च शिक्षा प्राप्त की। आपने 2002 से जनरल जोरावर सिंह महाविद्यालय धनेटा से अपना अध्यापन कार्य शुरू किया। आप राजकीय महाविद्यालय हमीरपुर में आए। आपने जनरल जोरावर सिंह व्यक्तित्व एवं कृतित्व एक मूल्यांकन विषय पर अपना शोध कार्य जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर से 2017 में पूर्ण किया। आप भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के फेलो रहे हैं। आप इतिहास दिवाकर त्रैमासिक अनुसंधान पत्रिका के संपादक हैं। आपको श्यामा प्रसाद मुखर्जी डॉक्टर MS आहलूवालिया पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। डॉक्टर राकेश शर्मा जी, आपका कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद सर। डॉक्टर राकेश शर्मा जी, आपसे विनम्र आग्रह है कि आप जनरल जोरावर सिंह जी के जीवन वृत्त पर प्रकाश डालें। धन्यवाद हितेंद्र जी। सर्वप्रथम आप सभी को वर्ष प्रतिपदा के शुभ अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत मंगल कामनाएं। हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी शिमला और शोध संस्थान नेरी का मैं तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने आज इस विषय पर जनरल जोरावर सिंह, महान सेना नायक जनरल जोरावर सिंह के जीवन वृत्त पर चर्चा करने का एक बहुमूल्य कार्य जो है वो किया है। मैं विशेष रूप से डॉक्टर करण सिंह जी का भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि मुझे ये मौका दिया कि आज इतने महत्वपूर्ण दिवस पर, चूंकि आज वर्ष प्रतिपदा भी है और मैं अपने विषय को आगे ले जाने से पूरा 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार एक बड़ी दुखद घटना हमारे देश में घटित हुई थी। मैं उन शहीदों को नमन करते हुए आज अकादमी को इस बात का बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आज इस दिवस पर मुझे जनरल जोरावर सिंह के विषय पर अपने विचार रखने के लिए आपने मौका दिया। जनरल जोरावर सिंह को जब हम उनके जीवन वृत्त को देखते हैं, जब हम उनके ऊपर अध्ययन करते हैं, चिंतन करते हैं, तो हमें लगता है कि बहुआयामी प्रतिभा के वो स्वामी थे और उनका राष्ट्र के प्रति प्रेम जो था वो अविस्मरणीय था। राष्ट्र के लिए अगर आज हम लोग उनके जीवन, आज क्योंकि उनकी जयंती है, इस उपलक्ष्य पर जब हम उनको स्मरण करते हैं तो हम देखते हैं कि भारत राष्ट्र के लिए उनका जो योगदान है उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। 13 अप्रैल 1786 को उनका जन्म जिला हमीरपुर के तहसील नदौन के अंतर्गत एक छोटे से गांव अंसरा में हुआ। 16 वर्ष की आयु के लगभग वो यहां से घर में किसी भूमि को लेकर विवाद हुआ। उस संदर्भ में वो हरिद्वार चले गए और वहां पर मरमट गलियां के राणा जसवंत सिंह के साथ उनकी मुलाकात हुई। चूंकि डोडा जो वर्तमान है वो मरमट गलियां है वहां का, तो चूंकि वहां पे उनकी भाषा, जम्मू की भाषा और हिमाचल की भाषा में एक सामंजस्य है, तो उन्होंने देखा कि एक बालक पहाड़ी बोल रहा है, एक पहाड़ी भाषा बोल रहा है,
तो उन्होंने पूछा उनसे कि भाई आप कहाँ से हो, क्या करते हो। तो उन्होंने अपनी सारी व्यथा सुनाई। चूंकि हट्टे कट्टे थे, बहुत बढ़िया, उनका शरीर बहुत बढ़िया था, डील डॉल बहुत बढ़िया था, इसलिए वो उनको अपने साथ, उन्होंने कहा कि अगर आप यहाँ काम कर रहे हैं तो हम क्यों ना आपको, आप मेरे साथ चलो, मैं आपको वहां सेवा में ले लूंगा। उनको अपने साथ मरमत गलियां ले गए। वहां पर उनके जीवन का एक अलग से जो अनुभूति उनको वहां पर हुई, जो उन्होंने वहां पर कार्य किया, युद्ध कौशल वहां सीखा, एक योगी के यहाँ योग उन्होंने सीखा। और उसमें जम्मू की अगर परिस्थिति की हम लोग बात करें तो हम लोग वहां पर देखते हैं कि गुलाब सिंह महाराजा रणजीत सिंह के जागीरदार हैं वहां पे, और इसी प्रकार से रियासी की जागीर भी किसी के पास है, किश्तवाड़ की जागीर भी किसी के पास है, और मरमत गलियां की जागीर भी किसी के पास है, राणा जसवंत सिंह के पास। उसमें सिखों के अंगेस्ट वहां पर उनके विरुद्ध जम्मू में ही मियां डीडो जो थे वो उनका विरोध कर रहे थे, और जोरावर सिंह का मरमत गलियां में ही उनके साथ मिलना हुआ, बातचीत हुई, और किसी विषय को लेकर डिस्टरबेंस हुआ, और उनके इस विषय को लेकर ही जसवंत सिंह के साथ उनके मतभेद हो गए, और वहां से वो सीधे जम्मू आ गए। और जम्मू में तवी नदी के किनारे धोंतली ढक्की में उनका मुलाकात गुलाब सिंह से हुई। समय लगभग वर्ष लगभग 1803 का था, और उसमें वो उनसे वहां पर मिले। तो उन्होंने, गुलाब सिंह चूंकि जागीरदार थे वहां पे, उन्होंने कहा कि भाई आप कहाँ से हैं, क्या करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मैं इस प्रकार से हिमाचल का रहने वाला हूं और वहां आया हूं। उन्होंने उसको एक साधारण सैनिक के रूप में उनको भर्ती कर लिया, और साधारण सैनिक के रूप में भर्ती किया। उसके बाद वो उनको रियासी भेजा गया, रियासी का भी उनके ऊपर दायित्व दिया गया। रियासी के बाद जब 1821 में गुलाब सिंह ने किश्तवाड़ को जीता तो इनको वहां पर वजीर बना दिया गया, और वजीर बनाने के बाद इनका चरमोत्कर्ष 1821 से लेकर 1834 तक किश्तवाड़ के वजीर रहते हैं। 1834 में इनका तिब्बत अभियान, लद्दाख अभियान शुरू होता है, और 1839 तक लगभग ये 6 बार लद्दाख में जाते हैं। और उसके बाद 1838-35 में पहली बार जाते हैं, 38 में लद्दाख को जम्मू रियासत की का अंग बना लेते हैं, और उसके उपरांत 1839 में बाल्टिस्तान, गलगित बाल्टिस्तान जो है उसको अपने अधीन करते हैं। और उसके उपरांत 1840 में ये एक बड़े अति महत्वपूर्ण अभियान पश्चिमी तिब्बत की ओर बढ़ते हैं, और मानसरोवर तक पहुंचकर वहां पर कैलाश मानसरोवर की वो परिक्रमा भी करते हैं। लेकिन उसमें की परिस्थितियां, दिसंबर का महीना था, और 10 दिसंबर को लगभग 10,000 तिब्बती सैनिकों ने चाइना के सहयोग से उन 2,000 सैनिकों के ऊपर आक्रमण कर दिया, और 10 दिसंबर से लेकर 12 दिसंबर तक 3 दिन तक भयंकर युद्ध हुआ, और 12 दिसंबर को इन्होंने शहादत प्राप्त की। अब शहादत प्राप्त की, उसके बाद जब हम लोग उनके इस पूरे अभियान को देखते हैं, पूरे जीवन वृत्त को देखते हैं, तो हमें एक बात ध्यान में ये भी आती है कि जम्मू से किश्तवाड़ और किश्तवाड़ से लद्दाख क्यों, इससे प्लेन एरिया, प्लेन स्थान या पहाड़ी मैदानी क्षेत्रों में क्यों नहीं। तो कई सारे प्रश्न इनके जीवन के संदर्भ में यहां पर आते हैं। 12 दिसंबर 1841 को इनकी शहादत हो जाती है, लेकिन तब तक ये नेपाल से बिल्कुल नजदीक वहां पर पहुंच गए थे। महात्मा वस्तीराम इनके एक सेना नायक थे जो पूरे युद्धों में इनके साथ रहे, और महात्मा वस्तीराम उत्तराखंड में, वर्तमान उत्तराखंड में अल्मोड़ा से वो होते हुए, लुधियाना से होते हुए वो वापस जम्मू पहुंचे थे। और जम्मू में 1846 में अलेक्जेंडर कनिंघम जब जम्मू गए, लद्दाख गए, तो वहां पर महात्मा वस्तीराम से उनकी भेंट हुई, और महात्मा वस्तीराम से उन्होंने पूरा विवरण जो है वो उस सारी घटनाओं का उन्होंने लिखवाया है, और उन्होंने अपनी किताब लद्दाख में भी उसका वर्णन किया है, और भी कई पुस्तकों में उसका वर्णन जो है वो आता है। तो इस प्रकार का उनका जीवन जो है वो असाधारण व्यक्तित्व का जीवन जो है वो लगता है। बहुत सुंदर बात राकेश जी, आपने उनके जीवन वृत्त को एक संक्षेप में रख दिया।
वस्तुतः जोरावर सिंह हमारे अनसंग हीरो हैं और इतिहासकारों ने उनके साथ बड़ा अन्याय किया है। जितना उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का, जिनके उत्साह का, उनकी ऊर्जा का, उनके बल का की परिचर्चा होनी चाहिए थी, वो परिचर्चा नहीं हुई। ये हमारे लिए बड़े शर्म की बात है कि इतिहासकारों ने उन पर ध्यान नहीं दिया। आप चूंकि इस विषय के अध्येता हैं और मैं ऐसा मानता हूं कि जनरल जोरावर सिंह पर जितना शोध कार्य, अध्ययन, अध्यापन और कार्य आपने किया है, हिमाचल प्रदेश में और किसी को मैं नहीं देख पाता हूं। तो सबसे पहले जो उनकी इस वीरता की यात्रा का कदम है, गुलाब सिंह जी की सेना में भर्ती होना, तो मैं चाहूंगा कि आप यहां से मुझे बताएं कि वो किस प्रकार सेना में भर्ती हुए और फिर उनके वजीर तक बने। पहले तो मैं इस यात्रा को जानना चाहूंगा अपने दर्शकों के लिए। जी, बहुत बढ़िया प्रश्न आपका पांडे जी की। जोरावर सिंह एक्चुअल जो एक सैनिक, एक साधारण सैनिक था, वो वजीर कैसे बना और वजीर तक का रास्ता कैसा है। 1803 में जब वो गुलाब सिंह की सेना में भर्ती हो गए तो उसके उपरांत 1815 में इनको रियासी भेज दिया गया और जब एक सैनिक के रूप में भर्ती हुए, जब रियासी में भी एक सैनिक के रूप में, क्योंकि इसमें मैं लंबा विषय जोरावर सिंह को इसमें लेना चाहूंगा कि जो रियासी का गवर्नर था, वहां जागीरदार था, उसकी डिस्टर्बेंस लाहौर दरबार के साथ चल रही थी, इसलिए रियासी की जागीर भी गुलाब सिंह को दे दी गई। लेकिन वो अपना आधिपत्य, अपना अधिमान वहां स्थापित करना चाहता था और गुलाब सिंह ने, जब जोरावर सिंह वहां पर थे, सैनिक के रूप में वहां पर थे, तो उन्होंने वहां पर जो है वो जब उन्होंने विद्रोह किया, असाइनमेंट्स की, तो बड़ी वीरता के साथ इन्होंने उसको संभाला। लेकिन इसमें एक कंसेप्ट और आता है, जब ये सैनिक के रूप में भर्ती हुए तो यह हम लोग ये बात कर सकते हैं कि उस एरिया का जो रेवेन्यू लिया जाता था या उस एरिया से जो अपना पत्र व्यवहार किया जाता था, रियासी से जम्मू के बीच में 88 किलोमीटर की दूरी है, तो उसमें जोरावर सिंह को चिन्हित किया गया कि वो रियासी से पत्र व्यवहार लेकर सारी अदर जो जानकारियां हैं वो गुलाब सिंह को पहुंचाए। अब जब एक सैनिक महीने में, हफ्ते में, 10 दिनों में वहां के जागीरदार से मिल रहा है, वहां के राजा से मिल रहा है, तो उनकी इंटरेक्शन, बातचीत बढ़ती है। तो वो अपनी बातचीत में एक बात कहते हैं, क्योंकि उसमें 1.5 सेर से 2 सेर या 2.5 सेर तक का जो अनाज है वो सैनिकों को दिया जाता था। तो जोरावर सिंह ने वहां पाया कि थोड़ा सा अनाज तो सैनिक खाते हैं, उनके यूज में आता है डेली, बाकी के अनाज को वो बेच देते हैं, वेस्ट कर देते हैं या कहीं पर उसको कर देते हैं। तो उन्होंने कहा कि जी, आप जो अनाज देते हो सैनिकों को, यदि आप ये दायित्व, या मैं इसमें सलाह देना चाहूंगा कि आप इसमें कोई एक ऐसा स्थान वहां पर बना दिया जाए जहां पर सभी का खाना बनाए और अनाज देने के बजाय सभी सैनिकों को एक स्थान पर किले में अनाज खाना जो है बनाया जाए। तो वो क्योंकि ये गंभीर विषय था, तो गुलाब सिंह ने कहा कि भाई ये दायित्व मैं आपको देता हूं। आप यकीन नहीं मानेंगे, रियासी और उसके इर्द गिर्द के जितने भी किले थे उनका सप्लाई इंस्पेक्टर, राशन इंस्पेक्टर इनको बनाया और इन्होंने सभी किलों में सेना में जो भोजन व्यवस्था है, सामूहिक भोजन व्यवस्था बनाने की, जिसको आप लोग मेस कह सकते हो, उसमें का लंगर कह सकते हो, उसको इन्होंने जारी कर दिया, शुरू कर दिया। और आप यकीन नहीं मानेंगे, 1 वर्ष के अंदर ही 1 लाख से ज्यादा की बचत जो है वो राशन में ही हो गई। अब चूंकि इस प्रकार का कार्य जब इन्होंने किया तो ये गुलाब सिंह के चहेते हो गए, नजदीक आ गए कि नहीं, बहुत बढ़िया काम है। और बाद में इनको रियासी का जागीरदार ही बना दिया गया कि ठीक है भाई, आप रियासी को वहां पे संभालिए और उसमें रियासी से पार, जो दरिया पार का, चिनाब के पार का जो एरिया था, वहां से अटैक हुआ करते थे, उनको रोकने के लिए जोरावर सिंह ने वहां पर किले का निर्माण भी किया, तो वहां पर थे और इस प्रकार से उनके संबंध डेवलप हो गए। जब 1821 में किश्तवाड़ को गुलाब सिंह ने जीत लिया, तो किश्तवाड़ के संदर्भ में कोई इजी कंसेप्ट नहीं था। उसमें आप राजतरंगिणी से लेकर आप आधुनिक सोर्सेज तक जब पढ़े तो किश्तवाड़ कोई बहुत बड़ा प्लेन एरिया या बहुत बढ़िया क्षेत्र नहीं है।
जब वो वहां बने तो उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, इनको रियासी से वजीर बना दिया गया किश्तवाड़ का, और 1821 से लेकर 1834 तक, जब तक वो लद्दाख अभियान पे नहीं गए तब तक वो वहां के वजीर रहे। और यहां सबसे बड़ी जो एक और खूबसूरत बात है कि किश्तवाड़ में एक वजीर होने के नाते इन्होंने वहां ऐशो आराम का जीवन यापन नहीं किया। उस किश्तवाड़ की पहाड़ियों का, उस किश्तवाड़ के मैदानी पहाड़ी क्षेत्रों का इन्होंने उपयोग किया सैनिकों की भर्ती के लिए। बड़ी कठोर सैनिक मतलब कठोर प्रशिक्षण जो है वो सैनिकों को दिया जाता था। आप अगर वर्तमान परिवेश में आज हम लोग जब बात करते हैं, चाहे 1999 की कारगिल के युद्ध की बात हो, गलवान घाटी की बात हो, वर्तमान में फिंगर्स की बात हो, या जिस संदर्भ में हम लोग चर्चा करते हैं, आज कहीं ना कहीं हमारे सैनिक, हमारी सेना अगर सामरिक दृष्टि से इतने उच्च क्षेत्र में बैठी हुई है, तो उस उच्च क्षेत्र में किस आधार पर बैठे, क्या वो उस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति रही होगी, और वर्तमान परिवेश में आज जिस क्षेत्र से भी निकलना गुजरना मुश्किल होता है, उस जांस्कर वाली साइड से, उस सुरू वाली साइड से, उस क्षेत्र से केवल अकेले जाना तो आदमी एक बलिष्ठ हो सकता है, आदमी एक यायावर हो सकता है, लेकिन इतने बड़े सैनिक, इतनी बड़ी सेना को ले जाना, सेना नहीं तोपों को साथ में ले जाना, अनाज जौ ले जाने, पीसने के लिए वो चक्की भी साथ में जाती थी, हर एक चीज साथ में जाती थी। हम यहाँ सोच सकते हैं कि कितना कठोर प्रशिक्षण उस सेना को, उसके साथ चलने वाले लोगों को दिया जाता होगा कि वो उस क्षेत्र में एक बार नहीं 6 बार उन क्षेत्रों से गए जिनमें आज भी हम चलना बड़ा दुर्गम मानते। तो इस प्रकार से एक वजीर के रूप में भी उन्होंने कोई आनंद का जीवन नहीं जिया है, बल्कि उन्होंने, जब मैं उनकी उस जीवन को देखता हूं तो एक जो शुरू से कहते हैं कि व्यक्ति के शुरू में ही जो दिखाई देता है कि ये हमारी पहाड़ी में कहावत आती है कि कांटा कितना तीखा है, शुरू में जानकारी लग जाती है। तो रियासी में किश्तवाड़ में रहते हुए इन्होंने वो सारी तैयारी जो है किस्म से कर रखी थी। तो इस प्रकार ये वजीर के पद के ऊपर, एक साधारण सैनिक से एक वजीर के पद तक जो है पहुंच गए। बहुत सुंदर बात। एक योद्धा बहुत सैनिक के रूप में सेना में प्रवेश करता है और अपनी सूझबूझ, अपनी बुद्धि, अपने बल से और अपनी ईमानदारी से, इनमें एक बहुत बड़ा पक्ष आपने रखा ईमानदारी का। सैनिक जब ईमानदार होता है तो उसका प्रभाव राजा तक पहुंचता है, और वजीर ने तुरंत देखा कि नहीं भाई ये व्यक्ति तो बहुत ईमानदार है, और 1 लाख रुपए उसने बचा दिया। उस जमाने में आज से 200-250 साल पहले 1 लाख रुपए की बचत बहुत बड़ी रकम होती है। अब मैं अगले स्टेप में जाना चाहता हूं आपसे कि आपने कहा कि लद्दाख, गिलगिस्तान और पश्चिमी तिब्बत ये एरिया उनका रहा जहां वो अपनी सेना को लेकर चल रहे थे। तो वहां का जो समाज था उसके साथ इनके साथ क्या तालमेल था, और वहां का जीवन कितना कठिन रहा होगा वो भी हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि आप कह रहे हैं कि जहां जाना मुश्किल है, हम आज भी नहीं जा सकते वहां। आज से 250 साल पहले वो व्यक्ति जाता रहा, तो उस कठिनाई को मैं बस केवल शब्दों से अनुभव करना चाहता हूं, उस पर आप कुछ हमारे बताएं। पांडे जी, इससे पहले विषय आगे जाए, हमारे राजकुमार एक दर्शक जुड़े हैं और वो काफी प्रश्न कर रहे हैं डॉक्टर राकेश जी से। इनका पहला प्रश्न है जोरावर सिंह जी के बर्थ प्लेस को लेकर। अच्छा, ठीक है डॉक्टर साहब, प्लीज एक्सप्लेन। हाँ ठीक सर, ठीक, मैंने पढ़ लिया जी। ठीक है, मैं इसका आंसर डॉक्टर राजकुमार जी और सभी दर्शकों के सम्मुख रखना चाहता हूँ। एक बड़ा, चूंकि जो इस विषय को आत्मसात है, जिस विषय के साथ आत्मसात हो रहा है, स्वाभाविक दृष्टि से उनकी क्वेरीज यहाँ पर आएंगी। डॉक्टर साहब ने बड़े इंपॉर्टेंट किताब को भी कोड किया है, जो कहलूर किताब लिखी गई है, माननीय IAS है हमारे शक्ति सिंह चंदेल जी, उनके द्वारा। और बर्थ प्लेस के संदर्भ में जब ये बात आती है तो मैं यहाँ पर एक बात बिल्कुल स्पष्ट कह देना चाहता हूँ। जब कोई इतिहास का विद्यार्थी, इतिहास का शोधार्थी इतिहास विषय को लेता है और उसमें काम करता है, तो उसे पूर्वाग्रह से ग्रसित ना होकर, उसे बिना लाग लपेट से तथ्यों को ध्यान में रखते हुए
उस विषय के साथ जो है वो जस्टिस करना होता है। मैं जिला हमीरपुर का हूं, इसका अर्थ ये नहीं है कि मुझे जोरावर सिंह को हमीरपुर का स्थापित करना है। जोरावर सिंह जो हैं वो राष्ट्र पुरुष हैं, वो देश के महान सेना नायक हैं, वहां के हैं, तो वो हिमाचल के हमारे लिए गौरव का विषय है। क्योंकि आपने वर्ष का बात की है, मैंने शुरू से लेकर, चाहे हम लोग बात करें अलेक्जेंडर कनिंघम की, हचिसन भोगल की, सुखदेव सिंह जी चाणक्य की, या उसमें के जितने भी राइटर्स हुए हैं, सीएल दत्ता जी की या अदर राइटर्स की, जब हम लोग उनके इतिहास को, जब उनकी पुस्तकों को हम लोग पढ़ते हैं और उसको हम लोग जब देखते हैं, तो वहां कह दिया जाता है कि क्योंकि इनके नाम के साथ एक नाम आता है जोरावर सिंह कहलूरिया। कृपाराम ने भी एक गुलाबनामा लिखा है, पुस्तक लिखी है, सुख सिंह चाणक्य जी ने उसका ट्रांसलेशन किया है, उसमें भी इनको जनरल जोरावर सिंह कहलूरिया लिखा गया। अब इस कहलूरिया शब्द से क्या हुआ कि उस एरिया के इतिहासकारों ने, चाहे वो जो भी इतिहासकार रहे हों, जो विद्वान रहे हो, 1964 में एक बहुत ही वहां पे एक पत्रकार हुए हैं अपने नरसिंह दास नरगिस जी, उन्होंने भी बहुत अच्छी उर्दू में 2-3 किताबें गुलाब सिंह के संदर्भ में, इनके संदर्भ में लिखी हैं। तो वहां पर जब ये बात आती है तो ये प्रश्न हमारे मन में भी है कि वो कहाँ के रहने वाले हैं, क्योंकि 2 वर्जन इसमें आ रहे थे कि कहलूरिया के कारण वो कहलूर के रहने वाले हैं या वो कहीं और जन्म प्लेस है। यहां पर मैं अपने शोध के अनुसार सभी दर्शकों के सामने एक विचार रखना चाहता हूं। शोध हर विषय में अपेक्षित रहता है, उसको हम लोग कंक्लूड नहीं कर सकते। उसको हम लोग ये कहें कि मैंने जो कहा है वो सत्य है, तो हर लिखने वाला आदमी ये बोल सकता है, लेकिन इतिहास में शोध जो है वो बना रहता है, उसके ऊपर जो है वो काम होता रहता है। जब मेरे पास ये 20 कंसेप्ट ऐसे आ गए कि कहलूर के रहने वाले थे या हंसरा के रहने वाले थे, कहां के रहने वाले थे, तो जो अपना शोध कार्य जब चला तो मैंने जिला हमीरपुर का रेवेन्यू रिकॉर्ड, लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड, बिलासपुर का लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड और रियासी, विजयपुर, जहां पर जो उनके उत्तराधिकारी वहां पर जो रहते हैं, उनके साथ तीनों वहां पे नरदेव जी थे, राकेश जी थे, जसवंत जी से बहुत सारे लोग, उनसे मेरा मिलना हुआ जो 5वीं पीढ़ी के थे, 6ठी पीढ़ी के थे। मैंने उनको कहा कि देखो, मैं आपकी इस बात को यहाँ ऐसे नहीं स्वीकार करूंगा, आप मुझे अपना कुर्सीनामा वहां पर निकालिए, सजरा नस्ब जिसको बोलते। तो सजरा नस्ब रियासी की निकाली गई जिला राजस्व अधिकारी से, वही नकल हमने जिला राजस्व अधिकारी हमीरपुर से निकाली। कहलूर में एक ही प्लेस आता है, कोट कहलूर, और उसकी जो तहसील पड़ती है वो पड़ती है स्वारघाट। तो वहां से भी डाटा जब कलेक्ट किया गया, उस 1910 का रिकॉर्ड जब निकाला गया, वहां पर कोई भी जोरावर सिंह ऐसा नहीं मिला। लेकिन अंसरा का रिकॉर्ड और रियासी का रिकॉर्ड, दोनों का कुर्सीनामा एक प्रकार का मिलता है। पिता का नाम हरजय सिंह, उसके बाद उनके बेटे का नाम जोरावर, सरदारू या दलेर, जो वंश वृक्ष जिसको आप अपनी भाषा में बोल सकते हैं। तो चूंकि और 1986 तक आते आते उसमें यह भी लिखा गया है कि ये जम्मू के रहने वाले हैं, स्थान नहीं लिखा है। तो इसलिए मैं यहां पर स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि अगर प्रमाणिकता को देखना हो, अब जब मैं इन सारे राइटर्स के सोर्स देखता हूं, इतिहासकार को, लेखक को जब ये विषय आगे ले जाना होता है तो उसको सोर्स देना होता है कि मेरा सोर्स क्या है। मैं अपना स्रोत दे रहा हूं, मेरे पास जो है कि हर जगह का जो लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड है वो हमने उसको निकाला है, और उस लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड के आधार पर इनका जो जन्म स्थान है वर्तमान में मेरे शोध के अनुसार, मेरी जानकारी के अनुसार अंसरा जिला हमीरपुर ही होता है। ये राजकुमार जी का पहला प्रश्न था जिसका मैंने इनको सभी दर्शकों के सम्मुख उसका आंसर दिया है। दूसरा प्रश्न क्या है हितेंद्र जी, राजकुमार जी का? हाँ, आप डॉक्टर साहब, आपका जो प्रश्न एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपने ले लिया है और इस तार को आपने छेड़ दिया है कि जोरावर सिंह को महाराजा रणजीत सिंह का सेनापति भी कहा जाता है कई किताबों में। तो आप इस संदर्भ में क्या कहते हैं डॉक्टर साहब? जब हम इस विषय पे जाते हैं, सबसे पहले जब जोरावर सिंह का चित्र हमारे सामने आता है तो वो एक सरदार की तरह दिखाई देते हैं।
और जब इस संदर्भ में जब चित्र पहली बार हमारे सामने है और हमने शोध संस्थान की पत्रिका में भी प्रकाशित एक लेख हुआ, तो हिमाचल प्रदेश के एक एमिनेंट राइटर ने सबसे पहले हमसे ये पूछा कि ये फोटो जो है वो एक्चुअल है, मैनमेड है, या किस प्रकार से बनाया गया है। और ये प्रश्न बहुत गंभीर था। इस प्रश्न का उत्तर उस समय तक मेरे पास भी नहीं था, लेकिन मैं ये इसलिए यहां पर कह रहा हूं कि जब ये उनका चित्र ऐसा बन जाता है जिसमें वो सरदार दिखाई देते हैं और बाद में वो कोशिश भी की जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि महाराजा रणजीत सिंह जो हैं उनके जागीरदार रहे हैं गुलाब सिंह, लेकिन गुलाब सिंह का ही सेना नायक रहा है जनरल जोरावर सिंह। इसने कभी भी लाहौर दरबार के लिए या उसके लिए काम नहीं किया है, ये प्रदर्शित होता है। और इस प्रकार से हो सकता है मेरी बात से बहुत सारे लोग सहमत ना हों, लेकिन मैं इसके लिए मैं अपना जो वर्जन यहां पर रखना चाहता हूं वो ये है कि अगर जोरावर सिंह महाराजा रणजीत सिंह का सेना नायक था तो वो लद्दाख को जीतने के लिए किश्तवाड़ से रास्ते जांस्कर के कठिन दुर्गम क्षेत्र से क्यों गया, जबकि कश्मीर जो था वो सिखों के पास था, मिहान सिंह वहां का सरदार सेना नायक था, तो वो उस इजी रास्ते से क्यों नहीं गया? पहली बात। दूसरा प्रश्न, जब लद्दाख को उसने जीत लिया इतने क्षेत्र में जाकर, तो उसके बाद लद्दाख में विद्रोह करवाने वाले जो थे वो मिहान सिंह थे। तो उन्होंने विद्रोह क्यों करवाया? क्योंकि अगर सरदार दोनों के सेना नायक, दोनों एक ही राजा के सेना नायक हैं, तो इतनी कंट्रोवर्सी क्यों? तो इसलिए ये कह देना कि वो उनके सेना नायक थे, ऐसा नहीं, मतलब ऐसा लगता नहीं है। और जो कुछ उन्होंने जीता, जब वो युद्धों में जाते हैं तो युद्धों में जब चर्चा होती है तो वो जम्मू राजे की जय बोलते हैं, वहां तो कहीं भी नहीं बोलते कि भाई खालसा की जय हो या लाहौर दरबार की जय हो। तो एक बात है कि आदमी जिसके प्रति वो लायबल होता है, जहां जिसके नेतृत्व में वो काम करता है। और दूसरी बात, इनको क्यों नहीं, अगर वो उनके सेना नायक थे तो उस हिस्ट्री में जोरावर सिंह सेना नायक क्यों नहीं आता जब बाकी के सेना नायकों की नाम आती? और अगर लद्दाख इनके सेनापति ने जीता है तो लद्दाख का गवर्नर इसको क्यों नहीं बना दिया गया? जब मिहान सिंह को आप गवर्नर बना रहे हो कश्मीर का, तो उस एरिया का क्यों नहीं बना रहे? क्योंकि वो तो जम्मू के साथ मिला हुआ एरिया नहीं था उससे पूर्व में। तो इसलिए ये कह देना, मुझे लगता नहीं, हो सकता है कि बहुत सारे लोग इसके ऊपर अपना मत उस दृष्टि से रखते हों, लेकिन मैं यहां पर एक बात स्पष्ट आपके साथ कहना चाहता हूं। फोटो की फ्रेम को देखकर हम लोग ये नहीं कह सकते कि इनकी आइडेंटिटी क्या है। मैं एक बात स्पष्ट कहना चाहता हूं, भारत कला भवन जो बनारस, काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनारस में भारत कला भवन है, वहां पर एक पेंटिंग, स्क्रोल पेंटिंग के साथ साथ एक और पेंटिंग हमें वहां पर मिली है, जिसमें इनको हुक्का पीते हुए भी दिखाया गया है, इनको वहां पर बलि देते हुए भी दिखाया गया है, इनको वहां पर वो चंडी का वो रथ को ले जाते हुए भी दिखाया गया है। वहां पर कहीं पर भी इन्होंने पग नहीं पहनी है। वहां पर उनका जो लिबास है, इनके सैनिकों का जो लिबास है, वो डोगरी लिबास है। हम केवल एक मत को लेकर ना आगे चलें। जब शोध कर रहे हैं तो विश्लेषणात्मक होना चाहिए, उसमें गंभीर चर्चाएं होनी चाहिए, और आपका विश्लेषण जो है वो निष्पक्षता के आधार पर होना चाहिए। तो मुझे ये लगता है डॉक्टर साहब जो आप बात कह रहे हैं, मैं इनको स्वीकार नहीं कर सकता। हाँ ठीक है, वो उनके भाई गुलाब सिंह के भाई वहां पर प्रधानमंत्री थे और उस पे रहे होंगे, गुलाब सिंह की लायबिलिटी उनके प्रति रही होगी, लेकिन जोरावर सिंह की लायबिलिटी उनकी जो वो है वो कभी लाहौर दरबार से ना होकर वो केवल और केवल गुलाब सिंह के प्रति ही रही है। जी डॉक्टर राकेश जी, आपकी तथ्यपरक जानकारी से राजकुमार जी पूरी तरीके से संतुष्ट हैं और वो धन्यवाद कर रहे हैं आपका। हमारे साथ एक दर्शक जुड़ी हैं, डॉक्टर चेताली सिन्हा जी। ये आपसे इनका एक प्रश्न है कि इतिहास और कल्पना के संदर्भ में जी ये पूछ रही हैं कि क्या इतिहास में कल्पना का मिश्रण आवश्यक है, क्योंकि बिना कल्पना के समावेश के इतिहास मात्र तथ्यों का एक सूखा थिएटर ही खड़ा कर सकता है। क्या आप इस बात से कितने सहमत हैं? नहीं, मैं डॉक्टर सिन्हा जी से एक बात तो कहना चाहूंगा कि आपने प्रश्न बहुत बढ़िया किया और इतिहास के विद्यार्थी को इतिहास के क्षेत्र में ही घेरने का प्रयास किया है, लेकिन मैं आपको ये निश्चित तौर पर कहना चाहता हूं कि अगर इतिहास में कल्पना का सम्मिश्रण हो जाएगा तो आपके लिए तथ्य निकालना मुश्किल हो जाएंगे। जब आप हुनसांग का या फायान के वृतांत को पढ़ते हैं
तो वहां पर वो जब हर्षवर्धन के संदर्भ में या किसी और संदर्भ में जब वो चर्चा कर रहे होते हैं तो बीच में वो लिख देते हैं कि जी भारत में तो ऐसे आदमी हैं जिनके कान जो है वो पांव तक जाते हैं। तो आप उस बात को सही मानेंगे या जो उसने दरबार के संदर्भ में जानकारी लिखी है उसको सही मानेंगे? इसलिए कल्पना का स्थान नहीं होता, भावनाओं का स्थान नहीं होता। जब आप इतिहास के साथ जस्टिस आपने करना होता है, हाँ, आपकी अपनी अजम्पशंस क्या है, आप उसमें क्या फाइंडिंग्स कर रहे हैं, आप उसमें क्या निकाल रहे हैं, इस विषय के ऊपर तो आप जितना मर्जी उसको बढ़ा सकते हैं। लेकिन ऐसा हुआ होगा, ऐसे रहा होगा, ये विषय जो है वो मुझे लगता नहीं कि हम लोग इसको उसके साथ समाहित कर सकते। तो इतिहास के साथ तो एक किस्म से हम लोग जस्टिस ही नहीं कर पाएंगे इतिहास के विद्यार्थी होने के नाते। ऐसा मुझे मैं अभी तक इतना ही समझ पाया हूं और इतना ही मैं बोल सकता हूं। जी डॉक्टर सिन्हा जी। जी पांडे जी। ठीक है, वैसे तो बहुत ही गर्मा गर्म विषय आ गया, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जो सुनना अभी चाह रहा हूं वो रुक गया। इसलिए गया कि हम देखिए दो विषय हैं। एक है कि जोरावर सिंह कहाँ पैदा हुए, ठीक है। अब जोरावर सिंह कुछ बहुत साल पहले पैदा हुए और आज की तारीख में तमाम सर्टिफिकेट इधर उधर कर दिए गए, ठीक है। तो इससे जोरावर सिंह की महत्ता कम नहीं होने वाली है, चाहे आप उसको हमीरपुर में पैदा कर दीजिए, चाहे आप उसको बिलासपुर में पैदा कर दीजिए, नहीं फर्क पड़ता है आज। अब हमें फर्क किससे पड़ रहा है? हमें फर्क पड़ता है कि जोरावर सिंह एक सैनिक से उठता है और वजीर तक जा रहा है एक जगह, और ऐसे दुर्गम जगह पर समय निकालता है जहां आज तमाम भौतिक सुख सुविधाओं के बाद भी हम पहुंच नहीं सकते हैं। तो मेरा आग्रह राकेश जी से इस बात पर है कि जो पीरियड उस दुर्गम पहाड़ियों में बर्फीले रास्तों में रहकर जोरावर सिंह ने बिताए, और किस लिए बिताए, क्या अर्जित करना चाहते थे वो अपने उस टाइम से, वो मैं अपने दर्शकों के सामने लाना चाहता हूं। उस विषय पर हमारा मार्गदर्शन करिए। जी पंडित जी, बहुत बढ़िया प्रश्न आपका है। अगर मैं इसको वर्तमान परिवेश के संदर्भ से शुरू करूं तो मुझे लगता है कि उस प्रश्न तक, उसके उत्तर तक हम लोग पहुंचेंगे। जोरावर सिंह और गुलाब सिंह, आप जम्मू और कश्मीर की बात कर लें, दोनों की, जम्मू और कश्मीर मतलब घाटी और जम्मू, मैं प्लेस की बात कर रहा हूं। यहाँ पे जम्मू से, अगर जम्मू वाला क्षेत्र है गुलाब सिंह डोगराज के पास है, और लाहौर वाला जो क्षेत्र है वो सिखों के पास है। गुलाब सिंह महाराजा रणजीत सिंह जी हैं, और महाराजा रणजीत सिंह जी के पास ही कश्मीर है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि कश्मीर से लद्दाख वाले क्षेत्र में या दूसरे वाले क्षेत्र में उस क्षेत्र में जाने के लिए किसी ने प्रयास ना किए हों या उसको जीतने का प्रयास ना किया। हम लोग जब इतिहास को पढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं कि जितने भी आक्रमणकारी या अपने स्वराज्य का, अपने क्षेत्र के विस्तार के लिए जो लोग भी आगे बढ़े, वो किसी लालच से बढ़े। उनको धन चाहिए था, सेना चाहिए थी, वैसा भू क्षेत्र चाहिए था जिसमें कि बहुत सारा वो उसमें संपन्नता हो, संसाधन हो उसमें। दक्षिण भारत इसलिए इंटरेस्ट रहा है भारतीय, उत्तर भारतीय राजाओं का कि वहां पे धन संपदा बहुत थी। अब जम्मू क्षेत्र से उस खंडहर क्षेत्र में, जिसमें एक हमारे बड़े नेता का नाम भी आता है कि वहां को तिनका तक नहीं होता घास का, उसके लिए क्या लड़ना है, मैं उस विषय को आगे नहीं ले जाना चाहता। उस क्षेत्र में था क्या, लेकिन वो सामरिक दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र था। मैं इसमें जोरावर सिंह को एक दूरदृष्टा की दृष्टि से देखता हूं। अगर आप आज भी बात करें, ये जो आपका गिलगित बाल्टिस्तान की बात अभी हम लोग कर रहे थे, अभी हम लद्दाख की बात कर रहे थे, वेस्टर्न तिब्बत से होकर जितना भी जो व्यापार था, शॉलगुल का व्यापार जो होता था, वो इसी लद्दाख के रास्ते से होते हुए परे यूरोप की तरफ को जाता था, अन्य एशिया के क्षेत्र की ओर जाता था। लेकिन ये इतना अपने आप में इतना बड़ा उपजाऊ क्षेत्र नहीं था। अब जोरावर सिंह के मन में ऐसी कौन सी बात आई होगी कि उसने उस क्षेत्र को जीतना, या उस राजा ने वो ये कहा होगा कि भाई आप उस क्षेत्र में जा सकते हो, आपको उस क्षेत्र में जाना होगा। मुझे लगता है कि जोरावर सिंह उसमें भी सामरिक महत्व को बड़े अच्छी तरह से समझते थे।
यदि आप, मैं एक उदाहरण आप नेटवर्क बाधा आ गई है हितेन जी। माइक 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 म्यूट है आपका। जी जी, हाँ, क्षमा करें। लगता है कि कुछ नेटवर्क की बाधा है। डॉक्टर राकेश जी जब तक हमसे जुड़ते हैं, हमारे काफी दर्शक और उनके काफी प्रश्न आ रहे हैं। और इसमें सतपाल जी हैं। सतपाल जी पूछ रहे हैं कि ये स्पष्ट करें कि पोंटा साहब से इनका क्या रिश्ता था। हाँ, ये जेन्युइन प्रश्न है, कहीं ना कहीं बात आएगी। अभी राकेश जी आते हैं तो हम उनसे ये प्रश्न जरूर लेंगे। देखिए हितेन जी, मेरा अपना मानना है व्यक्तिगत रूप से कि व्यक्ति का जो कर्म है वही उसको नाम देता है, पहचान देता है। अब इस व्यक्ति ने जो कार्य किए हैं, अभी मैं शुरू में ही बोल रहा था आते ही कि इतिहासकारों ने इन पर दृष्टि ही नहीं डाली। वो जो बीच में एक दौर था जो ऐसे हीरोज को सामने लाना ही नहीं है जो भारतीय थे या भारतीय संस्कृति के लिए जीने मरने वाले थे, उनका तो कहीं नाम ही नहीं आता था, वो पन्ने से बाहर थे। अच्छा, उनके बारे में जो इतिहासकार लिखते रहे, उनमें भी कुछ वे इतिहासकार जो सरकारों के पिछलग्गू थे, जो एक मानसिकता की वजह से लिख रहे थे इतिहास, उन्होंने भी बड़ा अनर्थ किया है। तो वो सारे विषय आने चाहिए कि नहीं, इतने बड़े बड़े योद्धाओं ने किस प्रकार इस देश में अपना परचम लहराया और संस्कृति को सामने लाए हैं। राकेश जी जुड़ गए हैं तो मैं चाहूंगा राकेश जी कि वो हमसे जुड़ चुके हैं और एक दर्शक हैं राकेश जी, सतपाल जी। इनका पहले प्रश्न है कि हाँ पहले जी, इनका पोंटा साहिब से इनका क्या रिश्ता था। हाँ जी, पोंटा साहिब से जी नहीं, जोरावर सिंह का तो पोंटा साहिब से कोई रिश्ता हमें नहीं मिला। इसमें तो अभी मैं ये कह सकता हूँ कि जहां तक मैंने अभी शोध किया है उसमें पोंटा साहिब का किसी भी कोई रेफरेंस में या कहीं पर भी कोई वर्णन नहीं आया है। लेकिन मैं इनका एक प्रश्न यहाँ पर जो उन्होंने दिया है, मैं इसके ऊपर एक जरूर बात कहना चाहूंगा। लेकिन इसको मैं अगर इसके बाद दूं तो मुझे लगता है कि मेरी वो जो बात चल रही है वो जी कहीं डिस्कनेक्ट ना हो जाए। जी तो जी जी अगर सामरिक दृष्टि से आज मैं एक प्रश्न आपसे कर रहा था, अभी सब दर्शकों के सामने भी बात रख रहा हूं कि यदि लद्दाख को जम्मू की रियासत से ना मिलाया होता और वो भारत का अंग ना होता, और जिस प्रकार से 1959 की घटना घटित हुई, बीच में से तिब्बत एक बफर स्टेट था जिसको चाइना ने अपने अधीन कर लिया, और तिब्बत के ऊपर भी लद्दाख का हमेशा अपना दृष्टि बनाए रखते थे वो। अगर ये लद्दाख क्षेत्र भी उसके पास होता तो आज चाइना कहां होता, पहला प्रश्न इसका। दूसरी बात, अगर आज हमारे सैनिक सुदूर हिमालय में देश के प्रहरी के रूप में इस देश की सीमाओं को सुरक्षित कर पा रहे हैं, तो वो क्षेत्र यदि किसी व्यक्ति ने जम्मू के साथ और भारत में बाद में भारत का अभिन्न अंग बना है तो उसका श्रेय पूर्ण रूप से और पूर्ण रूपेण जनरल जोरावर सिंह को जाता है। तो इसलिए अगर दूरदृष्टि, मैंने तो यहां पर एक बात कही कि आपने कहा कि उनका उद्देश्य क्या था। आप जब उनको पढ़ते हैं, जब आप उनके उस काल के सोर्सेस को पढ़ते हैं, मैं यहां पर कोट करना चाहूंगा 1846 में रिंजोंग गोम्पा से एक लामा की आत्मकथा प्राप्त। चूंकि आप सभी जानते हैं मैं शोध संस्थान नेरी का एक कार्यकर्ता हूं, यहाँ पे काम करता हूं, यहाँ रहता हूं। तो हमारे यहाँ एक हिमाचल प्रदेश के बहुत बड़े विद्वान हुए हैं छेरिंग दोरजे जी, और वो अपने जीवन में कभी लामा भी बने थे और वो अध्ययन करने के लिए रिंजोंग गोम्पा या वहां गए थे। तो वहां उनके पास एक पोथी थी, जिसको पोथी में इसलिए बोल रहा हूं कि वो एक किताब है एक लामा की, जिसको लामा छुल्ठिन नीमा अणियाय नामगर इसका नाम है, और लामा लोंजन छुलरिम छेफिल ये आत्मकथा है, और 1846 में ये लिखी गई है। और इसका सबसे इंटरेस्टिंग पहलू मैं आपके साथ रखना चाहता हूं वो ये है कि इस लामा ने जोरावर सिंह से 3 बार बात की है। 3 बार वो जोरावर सिंह से मिला है, 2 बार लद्दाख में और 1 बार पश्चिमी तिब्बत में।
और उसने जो बात की है और उस बात का भी वर्णन किया है, और साथ में उसमें लद्दाख और तिब्बत की सिचुएशन क्या है उसका भी वर्णन किया है। वो लिखता है कि व्यापार स्मूथली चल रहा है, जोरावर सिंह के वहां पर आने से व्यापार को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचा, कृषि को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचा। जितना रेवेन्यू वो अपने उसको देते थे, राजा को देते थे, ग्यालपों को देते थे, उतना ही वो ले रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब हम वहां पर देखते हैं, जोरावर सिंह जब किश्तवाड़ से लद्दाख की ओर आते हैं तो लद्दाख में किसी भी प्रकार की रिजाइनमेंट्स, उनके खिलाफ विद्रोह, बगावत नहीं दिखाई देती। तो जोरावर सिंह वहां गए क्यों? वहां तो रेवेन्यू नहीं आने वाला था, वहां से तो भूमिगत क्षेत्र, खंडक क्षेत्र, इसको आप बोल सकते हो किस्म से डेजर्ट क्षेत्र है वो इसलिए गए होंगे, जो मेरा अपना मत बोलता है कि उनकी वो दूरदृष्टा थे, वो जानते थे कि ये जो इस क्षेत्र वाला जो एरिया, इस क्षेत्र का जो भूभाग है, यहाँ कभी भी इस रियासत को या इस भारत को समस्या हो सकती है। और इसके साथ एक पहलू और भी जुड़ जाता है, जब वो कैलाश लद्दाख को जीत लेते हैं, गिलगित बाल्टिस्तान को जीत लेते हैं, तो वो पश्चिमी तिब्बत की ओर बढ़ते हैं। कैलाश मानसरोवर के पास ही ममरू मीमांसा नामक एक स्थान है, वहां पर उनकी शहादत उसमें हुई थी। कैलाश मानसरोवर की उन्होंने यात्रा भी की है, मानसरोवर में वो उस झील में नहाए भी हैं, और सबसे बड़ी बात है अपनी पत्नी को भी साथ में लेके गए थे, आशा देवी, और बाद में उन्होंने आशा देवी को वहां भेज दिया है। उसमें जब वो अपने सैनिकों को वहां पर बोल रहे होते हैं, सैनिकों को, महात्मा वस्तीराम के अकाउंट्स की बात कर रहा हूं मैं, आप कहेंगे जी आप कैसे बोल सकते हैं कि सैनिकों को वो बोल रहे थे, तो आप कैसे उसका वर्णन कर रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि फैक्ट के बिना हम लोग कोई बात नहीं बोल सकते। महात्मा वस्तीराम ने लिखा है कि जोरावर सिंह अपने सैनिकों के बीच में आए और उन्होंने कहा कि मानसरोवर हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल है, ये किसी भी आधार पर दूषित नहीं होना चाहिए, इसलिए हमारे जो रहने का क्षेत्र है, जिसमें क्योंकि बाहर ही सभी लोग जाएंगे, टॉयलेट्स भी जाएंगे, बाथरूम भी जाएंगे, तो 2 किलोमीटर का डिस्टेंस रखा गया कि उस मानसरोवर झील से। और यदि आक्रांता या किसी के साथ वहां विद्रोह भी होता है तो उन्होंने ये भी कहा साथ में कि इस नदी के पवित्र पानी के साथ जो है वो खून खराबा नहीं, खून नहीं मिलना चाहिए, इतनी पवित्र है। वहां पर आप 1885 में प्रणवानंद जी ने किताब लिखी है, जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे गए थे, उन्होंने वहां वर्णन किया है कि वहां पर उन्होंने एक शीतला माता का मंदिर भी बनाया, जो बाद में आजकल वो लामाज ने या किसी और का मंदिर वहां पर बन गया है। तो इस प्रकार से एक धार्मिक दृष्टिकोण या एक ये भी हो रहा होगा कि एक क्षेत्र, क्योंकि राजा मानधाता की बात वो वहां करते हैं, बात करते हैं इसमें, महात्मा वस्तीराम अकाउंट्स में लिखते हैं कि राजा मानधाता का क्षेत्र रहा है, हो सकता है वो मन में उनके बात हो, तो दोनों ही बातें जो है वो यहाँ पर कनेक्ट हो, ऐसा भी मेरा मानना है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। उनके ये बड़ा जरूरी था ये विषय जानना, क्योंकि कोई आदमी जान की बाजी क्यों लगाएगा, इतनी दुर्गम जगह पर जा रहा है तो बहुत सारे उद्देश्य मस्तिष्क में होंगे, और वो चीज निकल के आनी चाहिए कि कोई व्यक्ति किसी काम को वो क्यों करने जा रहा है। जी। एक और प्रश्न मेरे मन में अब और बढ़ रहा है राकेश जी, कि ऐसा तो नहीं होगा कि जहां जहां जाकर के वो नए नए इलाके जीत रहे थे और वो उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया, तो वहां की जो जनता थी वो इनको कैसे मानती थी, क्या लेती थी कि नहीं ये आदमी आक्रांता है, बाहर से आकर हमें लूट रहा है? उनके मन में क्या भ्रांतियां थी, इस विषय पर भी थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को बताएं। पांडे जी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका ये है, क्योंकि जब हम लोग जोरावर सिंह के ऊपर एक विस्तृत अध्ययन जब करते हैं तो चूंकि हमें ये पक्ष भी देखना होता है कि वहां की जनता, वहां के लोग क्या मानते हैं। मैं लामा की एक वर्णन वहां पर कर रहा हूं, इसका मैं उदाहरण भी आपको लास्ट लाइन में मैं इसका आंसर दूंगा, अभी मैं थोड़ा सा उदाहरण आपको दे रहा हूं। जोरावर सिंह किश्तवाड़ से लद्दाख जाते हैं, क्या इतना अनाज उनके पास होगा कि वो 2 या 3 साल तक वहां रहकर अनाज लें? अनाज ले गए होंगे? नहीं, अनाज का प्रबंध वहां हुआ होगा। जब रेवेन्यू की बात आ रही है, टैक्स की बात आ रही है कि जितना वो राजा को अनाज देते थे, जितना वो राजा को टैक्स देते थे, उतना ही वो लेते थे, अगर ये बात वहां कर रहे हैं। लद्दाख में जब जाते हैं, लद्दाख में रहने के बाद जब वो बाल्टिस्तान के ऊपर, उसमें अहमद शाह वहां का शासक होता है,
स्कर्दू को और उसके बेटे के बीच में डिस्टर्बेंस होती है। उसका बेटा लद्दाख में आकर शरण लेता है, लेकिन जब ये वापिस जम्मू आए होते हैं तो उसमें वो उसको वहां से ले जाते हैं। तो ये कहते हैं कि वे शरणागत है मेरा, आपने मेरे शरणागत को मेरे पूछे बिना यहाँ से लिए, इसको वापिस करो। जब वो अहमद शाह नहीं मानता तो ये बल्तिस्तान की ओर जाते हैं। बल्तिस्तान में जब जाते हैं तो लद्दाख के लोग उनका सहयोग देते हैं। चेचेथंग में जब ये दरिया के आमने और सामने होते हैं तो चूंकि उसमें वो दरिया बह रहा होता है, क्रॉस करना बड़ी मुश्किल है क्योंकि वहां से पुल को डिस्कनेक्ट कर दिया गया है। तो वहां पर दार्द जाती है और उस दार्द जाति ने इनको बताया कि इससे इतनी दूरी के ऊपर जाकर जो है वो हम आइस का एक ब्रिज बना सकते हैं। उस जाति के सहयोग से आइस का ब्रिज बनाया और उसको क्रॉस करने के बाद उन्होंने बल्तिस्तान को या स्कर्दू को वहां से जीता, गिलगित बल्तिस्तान जिसको आप लोग कहते हैं। ये लोग जबरदस्ती साथ दे रहे थे क्या? लद्दाख के लोग जबरदस्ती साथ दे रहे थे? जब हम बल्तिस्तान के वो विजिट करते हैं उस क्षेत्र को, और जब वो उसमें पश्चिमी उसकी तरफ जाते हैं, वेस्ट पश्चिमी तिब्बत की ओर जाते हैं, तो पश्चिमी तिब्बत की ओर जाते इसमें बल्तिस्तान के लोग उनका साथ देते हैं जो मोहम्मदन्स होते हैं। यदि वहां की जनता के बीच में उनके प्रति आक्रोश होता तो, और नया क्षेत्र है, दुर्गम क्षेत्र है, आसान क्षेत्र नहीं है, कोई प्लेन नहीं है, फिर वो लोग क्यों साथ दे रहे हैं? इससे एक बात तो स्पष्ट होती है कि वहां के लोगों की सपोर्ट उनको थी। वहां के लोगों के संदर्भ में ये भ्रांति कह देना, और मैंने आपको अभी एक पोथी का और उस लामा का वर्णन आपको बताया है। लामा स्वयं लिख रहे हैं, स्वयं कह रहे हैं कि यहाँ पर सब कुछ कुशल है, किसी को किसी प्रकार की कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, किसी को किसी प्रकार से इन्होंने तंग नहीं किया है। वजीर शब्द प्रयोग करते हैं, वजीर ने कहीं पर भी उनको तंग नहीं किया है। जब ये सारी बातें सामने आती हैं तो हम लोग कैसे कह सकते हैं? हाँ, एक प्रश्न जरूर पैदा होता है। जो हम लोग इतिहास लेखन की बात करते हैं, वर्तमान इतिहास लेखन की बात करते हैं, जब हम लोग इतिहास को विकृत करने की बात करते हैं और उसको विकृत करके लिखते हैं, उसको उसमें कुछ अपने तरीके से ट्विस्ट डालने की कोशिश करते हैं, तो जरूर बात आती है। जब हम लोग मैं एक बार जम्मू यूनिवर्सिटी में इस विषय के ऊपर एक व्याख्यान दे रहा था, तो लद्दाख के लोगों ने, लद्दाख के विद्यार्थियों ने वहां प्रश्न पूछा कि ये तो इन्होंने तो बड़ी मारकाट की है, बड़े खलनायक रहे हैं। तो अगर मारकाट की है, खलनायक रहे हैं, कहीं पर भी जबरदस्ती नहीं हुआ है आम जनता के साथ। हाँ, जिस का वो प्रयोग कर रहे थे, जिस संदर्भ को वो उठा रहे थे, वो लोग थे जिन्होंने जोरावर सिंह की सेना के सैनिकों को किले से पकड़कर जिंदा ही नदी में, सतलुज नदी में बहा दिया था, नीचे किया। उन लोगों को, उन विद्रोहियों को जरूर इन्होंने सजा दी है, लेकिन उसमें आम नागरिक कोई नहीं था। इसलिए ये कह देना कि जी इस प्रकार की, क्योंकि इस एक घटना को लेकर ये बता दिया, आगे बात ले जा गए कि भाई तो बहुत पता नहीं उन्होंने क्या कर दिया। अगर ऐसी परिस्थितियां थी तो एक लामा जो बड़े सिंपल वहां की जो बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग थे, वो उनकी इस प्रकार की बात क्यों लिखते? उन्होंने प्रशंसा नहीं की है, मैं ये कह रहा हूं कि जी उन्होंने जोरावर सिंह की प्रशंसा, उन्होंने अपने उस समय की परिस्थिति को लिखा है। तो उस परिस्थिति से जो बात सामने आती है उसमें सीधी बात है, स्पष्ट बात है कि कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि वहां की जनता को उन्होंने तंग किया हो, यहाँ की जनता को उन्होंने क्रश किया। बहुत सुंदर बात है। और वहां की जनता में जो भी भ्रांति रही होता है, जो वर्तमान का राजा था या जो भी था, सिपा सलार जिसको भी हम कह लें, उसको हराना, तो उसके जितने अनुयायी होंगे उनके लिए तो ये व्यक्ति बुरा ही होगा, ये स्वाभाविक बात। अच्छा, अब आप राकेश जी, एक बात और मेरे दिमाग में आ रही है कि जिस तरह उन्होंने वो बल्तिस्तान और लद्दाख और पश्चिमी तिब्बत इस एरिया को जीता, तब तो ये रियासतें थीं। कालांतर में देश बन गए, देश आजाद हुआ और ये सब रियासतें एक जगह एकत्रित हो गई, देश में हम बट गए, देश में आ गए। तो उनके द्वारा जो मार्ग बनाया गया, उसका आज की तारीख में उसका कोई प्रभाव है क्या? इस विषय पर भी कुछ मार्गदर्शन करें हमारा। इस संदर्भ में जो 2-3 हमारे आर्मी के, चाहे उसमें अपने बख्शी जी हों, GD बख्शी जी हों, या हमारे साथ गोवर्धन सिंह जम्वाल जी हों, इनके साथ भी साक्षात्कार भी इनका लिया गया है, इन्होंने किताबें भी लिखी हैं और उनके साथ बात भी हुई है।
जो भी व्यक्ति सेना नायक या जो भी हमारे सेना के अधिकारी वहां गए हैं, वो जब भी वहां गए हैं उन्होंने उस क्षेत्र को दुर्गम ही माना है। उस क्षेत्र से आज भी वहां से निकलना, आज भी वहां पर जाना मुश्किल है। ऐसा नहीं है कि जाया नहीं जा सकता, असंभव है, ये शब्द नहीं है असंभव है। तो जोरावर सिंह भी गए हैं, लेकिन वो इतना आसान नहीं है कि हम लोग जैसे एक पुरुष की तरह चले वहां। हाँ, वर्तमान में उस रास्ते को, उन सारी चीजों को ट्रेस करके जो है वो कई आधे रास्ते तक सड़कें भी बन चुकी हैं, जांस्कर तक भी मिल गए हैं। ऐसा नहीं है कि इनको सामरिक महत्व इसका ना समझा गया हो और इसको ना देखा गया हो, लेकिन फिर भी आज भी ये क्षेत्र जो है वो बड़ा दुर्गम है। वहां से निकलना या जाना जो है वो इतना आसान नहीं है, भले ही काम जो है वो हो रहा है, चल रहा है। जी चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात, जानकारी भी दिया आपने कि भारत के, स्वतंत्र भारत के जो मिलिट्री के ऑफिसर्स रहे हैं, जब वो वहां गए हैं तो उनको एहसास हुआ कि नहीं, ये कितना दुर्गम है और वो आदमी उस दौर में कैसे आया होगा। ये बड़ी अच्छी बात है, कम से कम कि लोगों को एहसास हुआ कि नहीं, वो बहुत महान योद्धा था। अब कार्यक्रम के आखिर में एक जो अंतिम मूल्यांकन मैं चाहता हूं आपसे जी कि भारत तो योद्धाओं का देश है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। जी तो जितने योद्धा हुए हैं, उन सारे योद्धाओं में जोरावर सिंह को आप कहाँ देखते हैं? क्या लगता है उसकी ताकत, उसकी साहस, उसकी शक्ति, उसकी ऊर्जा? इस विषय पर भी हमारे, दरअसल ये वो विषय है जिसको बच्चे आगे जब इसको सुनेंगे तो उनको लगेगा कि हमारे देश में ऐसा भी योद्धा रहा है जिसके बारे में ना हमने कहीं पढ़ा है ना हमने कहीं सुना है। तो उसकी उस सेना नायकत्व को मैं जानना चाहता हूं जो आपसे बेहतर कोई नहीं बता पाएगा, तो उस पर भी हमारा मार्गदर्शन करिए। बहुत बढ़िया पंडित जी, आपने बात जो की वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहली बात तो ये है कि हर योद्धा की एक अपनी क्षमता होती है, हर योद्धा का एक अपना विजन होता है, एक अपना मिशन होता है। इसलिए योद्धा योद्धा होता, हम उसका कंपैरिजन समय, काल और दृष्टि के अनुसार नहीं कर सकते। आप इसी दौरान की जब हम बात करते हैं, राजा जगत सिंह पठानिया शाहजहां को पराजित कर दिया, इसी दौर की बात कर रहा हूं। वजीर राम सिंह पठानिया जब ये वहां पर अपना उस क्षेत्र में जा रहे थे तो हिमाचल क्षेत्र में 1857 से पूर्व ही वजीर राम सिंह पठानिया ने अंग्रेजों को नाकों चने चबा दिए थे। और इसी संदर्भ में राजा चंद्रभान की जब हम बात करते हैं, या इस प्रकार के और भी बहुत सारे योद्धा अलग अलग क्षेत्रों के, लचित बड़फुकन की बात कर ले आप, असम की, अन्य लोगों की बात कर ले, क्षेत्र और जो बाकी की जो चीजें हैं उसका जो क्षमताएं रहती हैं उस एरिया की, जो देश काल के अनुसार डिफरेंट होती हैं। हर योद्धा जो है वो अपने आप में एक, मैं इसको कह सकता हूं कि वो अपने आप में एक जीवन होता है, एक राष्ट्र होता है। अब जोरावर सिंह के संदर्भ में जब मैं आंकलन करता हूं एक सेना नायक के रूप में, जब आप मेरे से ये प्रश्न पूछ रहे हैं, मैं यहां भी शुरू करूंगा। मेजर जनरल गोवर्धन सिंह जम्वाल 1964 में एलेक्शन कॉलेज में एक वक्तव्य दे रहे थे, रिटर्न है वो मेरे पास, उनका इंटरव्यू भी है मेरे पास। तो 1964 में उसमें 20 जो फॉरेनर्स थे, इंग्लैंड के कैडेट्स थे, वो आए हुए थे और अपने भी लोग थे वहां पर। मानिक शाह वहां बैठे हुए थे। तो इन्होंने, चूंकि ब्रेवरी की बातें की जाती हैं, सैनिकों के अंदर जोश भरा जाता है, क्षेत्रों की बात की जाती है, पहाड़ों की बात की जाती है, पर्वतों की बात की जाती है, मैदानों की बात की जाती है, जल की बात की जाती है कि किस प्रकार से भारत के लोगों ने या वहां के सैनिक जो किस प्रकार के रहे होंगे। तो चूंकि वो जम्मू के रहने वाले थे, उन्होंने जोरावर सिंह के संदर्भ में जब अपना विषय खोला, उन्होंने कहा कि -40 डिग्री टेम्परेचर में भी योद्धा लड़े और उनकी सेना लड़ी। उन्होंने ये भी कहा कि 2000 सैनिकों के साथ 10,000 सैनिक लड़ी। उन्होंने ये भी बताया कि उस समय इतनी बर्फ गिरी थी कि सैनिकों ने रात को गन्स के बाट जो होते हैं, साइड के जो पीछे वाला एरिया होता है, उसको जलाकर वो लोग वहां पर अपने जीवन को बचाया और दूसरे दुश्मनों से लड़े हैं। जब ये बातें वो उन्होंने बता रहे थे, तो उसमें से एक कैडेट्स ने खड़े होकर उनसे पूछा कि जी आप ये कहानी सुना रहे हैं, किसी व्यक्ति के संदर्भ की चर्चा कर रहे हैं? तो उन्होंने उसको बड़ा स्पष्ट उत्तर दिया था। हालांकि प्रश्न तो ये किया उन्होंने कि जैसे आपकी रामायण और महाभारत मिथ हैं
क्या ये जोरावर सिंह की कहानी भी आप ऐसे सुना रहे हैं क्या? तो उनका जवाब था कि ना तो रामायण और महाभारत मिथ हैं और ना ये कहानी मिथ है जिसको आप कहानी शब्द बोल रहे हो। ये हमारे देश के एक वीर सपूत की वीर गाथा है और इस वीर सपूत की वीर गाथा को लिखने वाले हम तो हैं ही हैं, लेकिन आपके देश से अलेक्जेंडर कनिंघम ने लद्दाख पुस्तक लिखी है और उस लद्दाख पुस्तक में आप इसको पढ़ सकते हैं। अगर आपको हमारी बातें ऐसी लगती हैं तो वो तो आपके अपने हैं। अब आप सोचो, विषय तो छोटा है, लेकिन आज भी उस व्यक्ति के उस पराक्रम को जब वहां पर दिखाया जाता है, बताया जाता है, तो वहां पर लोग आज मिथ मानते हैं उसको। तो इस प्रकार से आपने एक सेना नायक के रूप में उसका आंकलन की बात करी। जब हम उनको सेना नायक की दृष्टि से देखते हैं तो शुरू करते हैं हम उनकी सेना की गठन का, कि सेना कैसी सेना गठित की होगी उन्होंने, किस प्रकार की सेना गठित, कैसा कठोर प्रशिक्षण उसको दिया होगा। इनकी जो सेना थी उसमें प्रत्येक संप्रदाय, प्रत्येक जाति, ठीक है, प्रत्येक मत, प्रत्येक समुदाय के लोग सम्मिलित थे। जो बलिष्ठ था, जो ताकतवर था, जो जहां पर जो काम कर सकता था, वो उनकी सेना में होता। जब हम लोग, और इसका मैं उदाहरण आपको दे रहा हूं, 1857 में जब ये अलायंस हुआ तिब्बत के साथ, चाइना के साथ वहां पे, और जो जोरावर सिंह की सेना में लड़ने वाले जो सैनिक थे, उसमें से जब उनको छुड़ाया गया तो उसमें 106 सैनिक जो थे वो हिंदू थे, 30 सैनिक मुसलमान थे और 11 सैनिक जो थे वो कश्मीरी थे, जिनको जोरावर सिंह के जब युद्ध चल रहा था तो चाइना के लोग वहां पर आए थे, चाइना की सेना सहयोग के लिए आई थी, तो चाइनीज ने उनको पकड़ लिया था, अरेस्ट कर लिया था, जो उनके साथ लड़ने वाले थे। क्योंकि महात्मा बस्तीराम और बाकी के लोग तो अल्मोड़ा के रास्ते से वापिस आ गए थे, वो दूर थे, डिस्टेंस पे थे, बहुत ज्यादा बर्फ गिर रही थी, लेकिन बहुत सारे लोगों को पकड़ लिया गया। आज भी यदि आप वहां पे उत्तराखंड में जाएंगे तो उत्तराखंड का जो ऊपर वाला क्षेत्र है, वहां आज भी यहाँ के लोग जो सैनिक वहां जिनसे चला नहीं गया, जिनकी हालत खराब थी, वो वहां बसे हुए हैं, उसके प्रमाण है, उनके उत्तराधिकारी वहां रहते हैं। तो यहाँ पर जब उनके 1857 में 1841 की घटनाएं ये, और 1857 की अलायंस में जब ये जो सैनिक वहां से छुड़ाए जाते हैं तो वो अलग अलग, मतलब हर एक समुदाय का लोग, हर एक जाति का लोग, हर एक उसका लोग जो उसमें रहे होंगे। और सेना नायक के रूप में जब इनकी युद्धों का जब आंकलन हम लोग करते हैं, जब हम देखते हैं कि जब ये किश्तवाड़ से शुरू करते हैं, तो किश्तवाड़ से शुरू करने के बाद जब ये अंत तक पश्चिमी तिब्बत तक पहुंचते हैं, तो हम बीच में देखते हैं। अब जोरावर सिंह के बारे में किसी ने मेरे से ना प्रश्न किया, अभी तक किसी ने ये नहीं पूछा कि ये पढ़े कितने थे, पढ़े लिखे कितने थे, और ये कई बार प्रश्न आया लेकिन किसी ने पूछा नहीं। मैं आज अपने आप ही इस विषय को लेना चाहता, अपने आप ही मैं इसका आंसर देना चाहता हूं। जोरावर सिंह को जब हम लोग देखते कि वो पढ़े कितने, इसका कोई एविडेंस जब मांगते हैं तो मिलता नहीं है, क्योंकि उसमें की जीवनियां लिखी नहीं गई हैं, कुछ इस प्रकार का नहीं है। लेकिन जोरावर सिंह ने जो युद्ध कौशल को, जिस प्रकार का युद्ध कौशल था उनका, जिस प्रकार की सेना का गठन था, जिस प्रकार का सैनिक चक्रव्यूह था, जिस प्रकार से उस दुर्गम क्षेत्र को जीतने की बात थी, उसको जोरावर सिंह कहीं ना कहीं कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने जो बात लिखी है कि उस पर्वत क्षेत्र को जीत रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको कैसी स्ट्रेटजी फॉलो करनी पड़ेगी। उन्होंने लिखा है कि सैनिक को सामने रखो और बैक से उसके ऊपर अटैक करो। सोड़ के किले में ऐसा करते हैं, ये सामने से उलझाए रखते हैं और उधर से महात्मा बस्तीराम को पीछे से भेजकर अटैक करते हैं। लद्दाखी समझ ही नहीं पाते कि आ कहां से गए, स्ट्रेटेजी थी। जब ये लद्दाख को पहली बार जाते हैं तो किश्तवाड़ के रास्ते, किश्तवाड़ से बाया शुरू होते हुए जाते हैं, शुरू कारगिल और लेह पहुंचते हैं। लेकिन जब दूसरी बार जाते हैं तो जांस्कर लेह का रास्ता लेते हैं। कभी लद्दाखियों ने इमेजिन भी नहीं किया होगा कि इस रास्ते से भी कोई आ सकता है। वो उन्होंने दूसरी तरफ ही लगाए रखा अपना सिस्टम और वो पहुंच गए दूसरी तरफ, सरेंडर करना पड़ा। स्ट्रेटेजी की बात कर रहा हूं मैं, एक सेना नायक की स्ट्रेटेजी की बात कर रहा हूं सर। उसके बाद मैं कह रहा हूं कि जब वो बाल्टिस्तान को जा रहे होते हैं तो चूंकि पूरी की पूरी नदी है, पूरी पानी बह रहा है, पुल उन्होंने तोड़ दिया है, सामने कैसे जाएंगे। तो कौटिल्य लिखता है कि जब इस प्रकार की परिस्थिति पैदा हो जाए तो सामने से जो फ्रंट है आपका उसमें सैनिक को उलझाए रखो और कोई दूसरा रास्ता ऐसा फॉलो करो जिससे कि आप उनके खेमे में पहुंच सके। और जोरावर सिंह वैसे ही
उस खेमे में जो वहां पर भी उन्होंने दार्द जाति का सहयोग करने के बाद वहां पर उस क्षेत्र को जीता। जब वो पश्चिमी तिब्बत की ओर जाते हैं तब भी वो जब उनका मानसरोवर से पीछे लड़ाई होती है उनके साथ, मैं नाम भूल रहा हूं उसका, वहां पर जब लड़ाई होती है उनकी, तोयो से पीछे लड़ाई होती है एक उनकी, तो वहां पर वो रात के अंधेरे में अटैक कर देती है तिब्बत की सेना उनके ऊपर। अब रात के अंधेरे में क्या है, वहां कैसे लड़ेंगे? एक सेना नायक की मैं एक बात कह रहा हूं यहाँ पे, कितना स्ट्रेटेजिक करा, कितने किस प्रकार की कूटनीति इनके अंदर रही होगी। तुरंत निर्णय लिया कि हमारे सैनिक एक बोलेंगे शीतला माता की जय और दूसरा दूसरी तरफ से जवाब देगा जम्मू राजे की जय। अगर जवाब सही नहीं आएगा तो सैनिक वो दुश्मन है, ताकि अपने सैनिक आपस में पता नहीं लग रहा था कि अपने सैनिक को मार रहे हैं कि दूसरे सैनिक को मार रहे हैं। तो देखो किस प्रकार की स्ट्रैटेजी को अपनाया होगा। और उस क्षेत्र, और देखिए मानतलाई का फ्लैग जहां पर जो सेना पराजित की है, मानतलाई का फ्लैग आज भी फोर्ट जैक के पास जम्मू में है, जिसको उन्होंने उस सेना से छीना। इस प्रकार का जब हम इनके मतलब इनकी हर विजय को बारे में या हर युद्ध के बारे में जब हम लोग देखते हैं तो एक अलग सी स्ट्रैटेजी दिखाई देती है। ये जिस प्रकार का वो एक बार एक युद्ध के लिए जो स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं, जो नीति रणनीति बनाते हैं, वो दूसरी तरफ को वो और नीति अपनाते हैं, क्योंकि उस नीति की जानकारी उनको लग गई होती है कि यहीं से अटैक करेंगे, लेकिन वो वैसा करते नहीं है। तो जब हम लोग इस पूरे के पूरे इसमें देखते हैं तो एक महान सेना नायक के रूप में हम इसको देखते हैं। मतलब इसको कह सकते हैं कि इस सेना नायक का जो सैनित्व है, सेना का जो उसके अंदर वो है, उसको शब्दों में बयान करना मुश्किल हो जाता है। आप ये सोचिए कि 2000 सैनिक और 10,000 सैनिकों से लड़ रहे हैं, एक सेना नायक उनके साथ लड़ रहा है, 3 दिनों तक उस सेना को उलझाए रखते हैं। स्थिति अनुकूल नहीं है, बर्फ पड़ रही है 10 दिसंबर से। 10 दिसंबर को आप देख सकते हैं कि यहाँ कितनी ठंड होती है, तो उस तोयो नामक स्थान के ऊपर कितने बर्फ गिर रही होगी, कितना कैसा टेम्परेचर रहा होगा वहां, किस प्रकार से वो जी रहे होंगे, क्या वहां पर खा रहे होंगे और कैसे वो लड़ रहे होंगे। मनोबल नहीं टूटा, कितना बड़ा मनोबल रहा होगा। अब ये तो सबसे बड़ी बात है कि ये जो मनोबल है सेना का, वो कैसे बने रहना चाहिए, वो जोरावर सिंह से अच्छे मतलब जोरावर सिंह ने जो है वो अच्छी तरह से उसको जानते थे और वो अंत समय तक बना रहा। इवन तक मैं आपको और बता दूं, नरसिंह दास नरगिस या अन्य कई लोगों ने लिखा है कि जोरावर सिंह को जब पीछे से उन्होंने वो मारा था पीछे से, उसका नाम ढोंग बोलते, ढोंग शब्द लिखा है उन्होंने, वो एक उसकी तरह नेजे की तरह होता है, बीच में उसमें रस्सी सी होती है, जैसे हम लोग संगल जिसको बोल सकते हैं, और दोनों तरफ वो उसमें औजार लगा होता है। जब दूर से मारेंगे तो वो सीधा दोनों तरफ घुस जाएगा। जोरावर सिंह को उन्होंने पीठ से ऐसा वार किया था। पहले उन्होंने उनकी गन से उनकी यहाँ गोली लगी थी, फिर वो लड़ते रहे, तलवार से लड़ते रहे, पीछे से अटैक किया गया, और जब वो जमीन पर गिर गए, पूरा दिन भर एक भी लद्दाखी सैनिक उनके नजदीक नहीं आ पा रहा, किसी की हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि वहां जाए। आप सोचो। और आपको मैं और बात यहाँ पर अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ। मुझे वर्ल्ड, आपने कहा कि सेना नायक को आप किस दृष्टि से आंकलित करते हैं, विश्व के इतिहास में मुझे एक भी योद्धा ऐसा बता दीजिए, ऐसा सेना नायक बता दीजिए जिसकी समाधि, जिसका मॉन्यूमेंट दुश्मन सैनिकों ने जो जिनसे वो लड़ा हो उन्होंने बनाया है। जोरावर सिंह की समाधि जो है वो आज भी तोयो में है, और वो समाधि हमारे सैनिकों, डोगरा सैनिकों ने या हमारी सेना ने नहीं बनाई है, वहां के लोगों ने बनाई है, दुश्मन सेना ने बनाई है। और दुश्मन सेना भी जिसकी वीरता का लोहा मानते हो, वो किस प्रकार का सेना नायक हो सकता है। विश्व के इतिहास में, मैं भारत के इतिहास में नहीं, विश्व के इतिहास की एक बात कह रहा हूं कि ऐसे इस प्रकार के योद्धा का कोई वर्णन आपको कहीं, इस प्रकार का योद्धा कहीं आपको दिखाई देता है दूर दूर तक। तो एक अलग प्रकार का ही व्यक्तित्व, अलग प्रकार का सेना नायक और अलग प्रकार का वीरत्व जो था वो इनके अंदर था। तो इनके मेरे अनुसार तो इस प्रकार का योद्धा बिरले ही पैदा होते हैं। तो ये मेरा आंकलन इनके संदर्भ में है जी। तो पांडे जी, अगर और प्रश्न है, हितेंद्र जी, किसी दर्शक का कोई प्रश्न है तो मैं उसको भी ले सकता हूँ जी। आपका कोई प्रश्न है? राकेश जी, प्रश्नों तो मनुष्य का स्वभाव है, कभी खत्म नहीं होता, ठीक है, और प्रश्न जीवन की सार्थकता को सिद्ध करते हैं। यदि मनुष्य के मस्तिष्क में प्रश्न ही ना हो तो मनुष्य थक बैठ जाएगा, फिर तो हार गया वो।
तो प्रश्न तो होने ही चाहिए, और ये प्रश्न इसलिए होने चाहिए कि आज हम एक ऐसे हीरो के बारे में सुन रहे हैं जो न किताब में पढ़ाया जा रहा है कहीं, न कहीं चर्चा में आ रहा है। तो आपके माध्यम से मैं अपने दर्शकों तक ये निवेदन पहुंचाना चाहूंगा, और मेरी बात सरकार तक भी पहुंचे, कि हिमाचल प्रदेश के इतिहास में जनरल जोरावर सिंह को किसी भी कीमत पर पढ़ाया जाना चाहिए, जिससे कि इस हीरो के बारे में हमारे देश के युवा, नई पीढ़ी जान सके कि अपने देश के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपने पौरुष के लिए व्यक्ति कितना कुछ करता है। वो सारा कुछ जनरल जोरावर सिंह ने किया है, और आप जिस ढंग से बता रहे हैं, ये जब बाहर निकल के आएगा तो हमारे बच्चों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे और निश्चित रूप से उदाहरण बनेगा। जनरल जोरावर इधर आओ, जब भी जैसे हम कहते हैं कि शेर आ गया, तो ये कहानियां जब बाहर निकलेंगी तो लोग अपने बच्चों को उदाहरण देंगे कि भैया ये लो नए आए जोरावर सिंह। आपको याद होगा राकेश जी, हम छोटे थे तो लोग कहते थे बड़ा बड़ा दारा सिंह बना हुआ है। तो दारा सिंह का एक खौफ एक दौर में था, बाद में खौफ खली का आया, और बड़ा खली बना हुआ है। तो ये क्यों आया है? क्योंकि इनका इतिहास हमने पढ़ लिया, इनको हमने देख लिया है। जनरल जोरावर सिंह का नाम सामने नहीं आया है। जिस दिन ये निकल कर सामने आएगा, इस देश में वो उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। बहुत सुंदर आपने जोरावर सिंह के सारे उस पक्षों को हमारे दर्शकों के समक्ष रखा है, और मैं अभी सच बताएं तो आपको उनकी कहानियों से संपूर्ण संतुष्ट नहीं हूं। अभी मुझे और बहुत कुछ सुनने की जिज्ञासा हो रही है। तो मैं जब भी अवसर होगा तो मैं जरूर आपसे और बहुत सारी चीजें उनको सुनूंगा। मुझे बड़ा अच्छा लगता है अपने देश के ऐसे वीरों के बारे में सुनना, जानना। ये वो स्टोरी है जो हम अपने अगली पीढ़ी को बताएंगे कि देखो तुम उस मिट्टी में पैदा हुए हो जहां ऐसे ऐसे वीर योद्धा पैदा हुए हैं। तो आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं मैं, और अकादमी का विशेष रूप से, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म नहीं देते तो हम इतनी चर्चा ही न कर पाते। तो हितेंद्र भाई का बड़ा विशेष आभार कि इनके संपादन में यह अकादमी अपने साहित्य कला संवाद के माध्यम से निरंतर इस तमाम ऐसे विषयों को ला रही है जिनसे दर्शक लाभान्वित भी हो रहे हैं, हमारा भी आनंद और ज्ञान दोनों बढ़ रहा है। तो बहुत बहुत आभार के साथ आज हम इस सभा को यहीं संपन्न करते हैं। अगली बार फिर उपस्थित मिलेंगे किसी और। मैं अकादमी का और शोध संस्थान नेरी का धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे एक मंच प्रदान किया कि मैं अपनी बात को आप सभी दर्शकों के सामने और आप सभी के सम्मुख रख सकें। और विशेष रूप से मैं धन्यवाद यहाँ पर हितेंद्र जी का भी करना चाहूंगा कि अगर आप इसमें इस पूरे एक किस्म से जब हम ये बात कर रहे होते हैं ऑनलाइन, तो मुझे लगता है कि यहाँ प्राइमरी जो है वो फोन बन जाता है और हम सेकेंडरी बन जाते हैं। तो इस प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में जो बड़ा सामंजस्य है वो हितेंद्र जी का है। मैं आपको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। साथ में करम सिंह जी का भी, डॉक्टर करम सिंह जी का भी, कि उन्होंने ये मौका दिया कि आज उनकी जयंती के ऊपर हम इस प्रकार की चर्चा और उनके जीवन वृत्त के और उनके जीवन सेनानायक को जो है समझ सकें, दूसरों के साथ चर्चा कर सकें। एक बार पुनः सभी दर्शकों को, आप सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार। माइक म्यूट है। महान सेना नायक जनरल जोरावर सिंह जी की जयंती पर उनके जीवन से जुड़ी तमाम तथ्यात्मक और शोधपरक जानकारियां हमसे साझा करने के लिए डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा जी, और उनसे बातचीत करने के लिए डॉक्टर कृष्ण मोहन पांडे जी का मैं अकादमी की ओर से आभार व्यक्त करता हूं। और आज का जो ये संवाद था, इसमें हमारे दर्शक हमसे जुड़े थे, उनके प्रश्न आए और उनकी जिज्ञासाओं का शमन हुआ, और उसके बाद सभी ने आपका आभार व्यक्त करा। ये इस कार्यक्रम की सफलता है। और दर्शकों, आपसे एक जानकारी साझा करना चाहूंगा कि आज शाम 7 बजे साहित्य कला संवाद कार्यक्रम में नव संवत्सर, हिंदू नववर्ष, इतिहास और परंपरा विषय पर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ेंगे डॉक्टर चेतराम गर्ग जी, श्री विजय शर्मा जी, डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा जी, डॉक्टर सूरज ठाकुर जी, डॉक्टर हेमराज चंदेल जी, डॉक्टर कृष्ण मोहन पांडे जी और डॉक्टर करम सिंह जी। और इसी कार्यक्रम में डॉक्टर करम सिंह जी द्वारा रचित और डॉक्टर हेमराज चंदेल जी ने जिसमें स्वर दिया है, उस भजन को या उस गीत को भी आज हम इसी कार्यक्रम में शामिल करेंगे। तब तक के लिए
देखते रहें हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी का साहित्य कला संवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।